हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स गोस्टाकी साइनिंग इन। और यार थोड़ा गलत नोट पे मैच एंड हो गया। नहीं यार, बुरा लगता है इन दोनों के लिए, तो खासकर बुरा लगता है सुनील छेत्री के लिए और अनवर अली के लिए। भाई लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन यार कुछ चीज़ें फुटबॉल में आउट ऑफ हैंड हो जाती है। और कल का मैच थोड़ा सा, अगर तुम लेटर पर्सपेक्टिव में देखोगे तो थोड़ी सी डिरेल हो गई इंडियन टीम। खैर, जो पत्थर के नीचे रहते हैं इन्हें नहीं पता क्या हुआ है। कल मैच था इंडिया वर्सेस कुवैत सैफ चैंपियनशिप का, और इंडिया और कुवैत के बीच में पॉइंट्स ड्रॉ रहे 1-1 से। और इससे ज़्यादा इंट्रीगिंग बात यह थी कि स्कोर शीट पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही थे। और उस पर अगर इंडियन टीम के परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं बहुत कुछ अच्छी भी नहीं कहूँगा, लेकिन उतनी बुरी या फिर उतनी बैंग एवरेज भी नहीं कहूँगा। द थिंग इज कि इंडियन टीम ने कल परफॉर्मेंस दिया। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहां इंडियन टीम मच बेटर परफॉर्मेंस दे सकती थी, बट अगर पूरे कंक्लूजन की बात करो तो हम लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दिस इंडियन टीम साइड से। और ऐसी गलतियां जो कल इंडियन टीम ने करी हैं, अगर तुम पर्सनल मिस्टेक्स की बात करो, खैर अनिरुद्ध थापा की अगर पासेस की कुछ अगर बात करोगे, और बहुत ज़्यादा मिसप्लेस पासिंग, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह रखी है कि हमें अपने बॉल डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऐसे में इंडियन टीम बहुत ज़्यादा गलतियां करती है अगर उस माइंडसेट की तुम लोग बात करोगे तो। और ऐसे में खासकर हम लोग से पता है गलती कहाँ होती है। एक तो बॉल पोजीशन हम लोग रखते हैं, लेकिन जब अटैक करना होता है सामने वाले के बॉक्स में हम लोग घुस कर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और जहां हम लोग को बॉल रखना है अपने पास, हम लोग को होल्ड करना है बॉल, हम लोग बहुत जल्दी पासेस खेलने को देखते हैं। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स, मतलब मैं तुम्हें कहूँगा 4-5 ऐसे मोमेंट्स थे जहां इंडियन टीम गोल कन्वर्ट कर सकती थी। बट द थिंग इज कि इतनी जल्दी वो पासेस क्रिएट हुई, बॉल होल्ड नहीं कर पाए हम। ऐसे में वो सारी पासेस खत्म हो गई और वो ब्लैंक हो गई। लेकिन अगर वहीं हम लोग थोड़ा सा बॉल होल्ड करते, थोड़ा सा पेशेंस रखकर खेलते, तो ऐसे में वो सारी गोल्स कन्वर्ट हो सकती थी। और ये जो 1-0 की स्कोर लाइन थी 92 मिनट तक, ये शायद 4-3 या 3-3 या कुछ आसपास, या 3-0 या 4-0 के आसपास जा सकती थी। हम लोग के पास इतने ज़्यादा चांसेस थे। तो ये तो चीज़ कंफर्म है कि हम लोग चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, बट हमें चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब तक हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग गोल स्कोर नहीं कर सकते अच्छी टीमों के अगेंस्ट। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारी मैचेस इंपॉर्टेंट हैं, और सारी एक सीरीज में इंपॉर्टेंट मैचेस आ रही है। चाहे तुम लेबनान की बात करो, चाहे तुम फाइनल्स, चाहे सैफ चैंपियनशिप की, अगर हम लोग लेबनान से जीतेंगे तो सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे हम लोग, हो सकता है कुवैत से भिड़े। उसके बाद हमारी ऑस्ट्रेलिया से मैच है, और बिलीव मी ऑस्ट्रेलियन साइड खा जाएगी अगर ऐसे हम लोग गलती करेंगे पर्सनल मिस्टेक्स पे। खैर, अगर हम लोग कल सुनील छेत्री के परफॉर्मेंस की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट मैं नहीं कहूंगा, बट स्टिल हमारे इमॉर्टल 11 ने अगेन उस पॉइंट पर अपना दारोमदार संभाला इस पूरी इंडियन टीम का, जब बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा था कि यार पहला हाफ तो गयो। और ऐसे में वो जो पास था बिल्कुल ही, मतलब चीकी वन, भाई चीकी गोल था वो, बिल्कुल ही हमारे इमॉर्टल 11 से। और ऐसे में वो गोल वन ऑफ द मोरल बूस्टर्स थी हमारे इंडियन साइड के लिए। बिकॉज अगर तुम पहले हाफ में या फिर सेकेंड हाफ में भी बात करोगे, कुवैत ने अच्छी खासी टक्कर दी है इंडियन टीम को। मतलब अगर तुम उनके पासेस की बात करोगे या फिर उनकी अटैक की बात करोगे, जितनी बार भी कुवैत अटैक कर रहे थे वो चढ़ रहे थे। और बहुत सारे ऐसे मौके बने कुवैत के लिए, या फिर उन्होंने बनाए हैं जो एक्चुअली गोल कन्वर्ट कर रहे थे। बट स्टिल वहाँ संदेश जिंगान और अनवर अली की जो जोड़ी खड़ी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा संभाला है। अब मैं समझ सकता हूँ कि अनवर अली से जो मिस्टेक हुई, वो मिस्टेक हम अवॉइड कर सकते थे। बट द थिंग इज, कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, बस आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है। और वो जो चीज़ थी, वो जो गोल, ओन गोल आई है, भाई के लिए बुरा लगता है, क्योंकि पूरे मैच अनवर अली वॉज द बेस्ट परफॉर्मर। अगर तुम डिफेंस में बात करोगे, अनवर अली वॉज द मैन जिसको तुम देखना चाहोगे। भाई ने मतलब जिस तरीके का टैकल्स करे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, और लिटरली मतलब हेवी टैकल्स कर रहे हैं उन बंदे ने। और मतलब संदेश जिंगन की भी अगर तुम परफॉर्मेंस की बात करोगे, भाई हमारा येलो कार्ड ले गया। लेकिन अगर तुम बेस्ट डिफेंडर की बात करोगे तो अनवर अली वाज द मैन। और ऐसे में
अनवर अली से वो गलती हो जाना, उस गलती के लिए तुम उसे दोष नहीं दे सकते हो भाई। हो गया, बस गलत पोजीशन पे थे, बस पैर लग गया, दैट्स इट। उसको अब भूलो, आगे बढ़ो। द थिंग इज, हमें आगे आने वाले मैचेस पर अब ज्यादा फोकस करना है और इस चीज को जो कल हुई है भूल जाना है। भले ही हम लोग 8 मैच की जो स्ट्रीक थी उसे हम लोगों ने तोड़ दिया या कुछ भी हुआ, द थिंग इज अब वो पास्ट की बात है और अब हमें आगे की तरफ देखना है कि अब हमारी टीम कहां यहां से प्रोग्रेस करती है। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज की सेकंड अपडेट पर, जो कि है हैरी केन को लेकर। और हैरी केन को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा ही उथल पुथल मची हुई है। द थिंग इज, देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और पीएसजी बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं हैरी केन को लेकर। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की सिचुएशन, जो कहानी चल रही है, वो उनके रायट्स हो रहे हैं और अभी ग्लेजर्स आउट के पूरे नारे लग रहे हैं और बेसिकली ओनरशिप का मसला सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसलिए नए प्लेयर्स भी साइन नहीं हो रहे हैं। बट जो सबसे ज्यादा फ्रंट रनर्स थी हैरी केन को साइन करने के लिए, वो ऑफकोर्स रियल मैड्रिड और पीएसजी थी। द थिंग इज, दोनों ही अभी एम्बापे के मसले को लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। बट अब जो फ्रंट रनर्स जो हैरी केन को साइन करने के लिए हैं वो है बायर्न म्यूनिख। और मियां सान मियां ने ये चीज कंफर्म की है अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से कि भैया बायर्न अब दिमाग लगा रही है हैरी केन को साइन करने के लिए। और एक 9 नंबर ऑफ कोर्स उन्हें चाहिए था। द थिंग इज, थॉमस मुलर की भी अब एज हो रही है, तो ऐसे में हैरी केन से मच बेटर ऑप्शन अभी तो मार्केट में एज अ 9 नंबर मुझे तो नहीं लगता कोई है और शायद होगा भी नहीं। द थिंग इज, हैरी केन इज द मैन और ऐसे में बायर्न उसे साइन करने का मौका डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन दिक्कत क्या है? तो दिक्कत है डैनियल लेवी। देखो, अगर तुम ट्रांसफर मार्केट में अगर बार्गेनिंग की बात करो ना, तो ये चीज तुम्हें माननी पड़ेगी कि भाई डैनियल लेवी इज द मैन, जिससे तुम, जो हार्ड बार्गेनर है, उससे तुम बार्गेनिंग में नहीं जीत सकते हो। और ऐसे में डैनियल लेवी ने एक चीज तो कंफर्म कर दी कि वो हैरी केन के लिए 100 मिलियन या फिर 110-120 के आसपास से नीचे तो जा नहीं रहा। और ऐसे में बायर्न क्या है, 120 मिलियन अभी हैरी केन के लिए फेंकना चाहेगी, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि हैरी केन अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है 9 नंबर का। क्या 120 मिलियन फेंकना सच में एक ऑप्शन होगा? और डैनियल लेवी भाई बार्गेनर, वो तगड़ा है और बार्गेन में नहीं जीत सकते हो, तो ऐसे में बायर्न को फेंकने ही पड़ेंगे उतने अमाउंट हैरी केन को साइन करने के लिए। क्वेश्चन इज, अब यहां से हैरी केन की पूरी जो डील है वो कहां टर्न ऑफ लेती है और किस पॉइंट पे जाती है? बिकॉज पीएसजी इंटरेस्टेड है, रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, बट द थिंग इज, दोनों एम्बापे के मसले को लेकर इतना ज्यादा फंस रखे हैं कि पता ही नहीं है। अभी फ्यूचरिस्टिक कोई सोच ही नहीं सकता है, ना पीएसजी सोच पा रही है, ना रियल मैड्रिड सोच पा रही है। तो ऐसे में बायर्न इज द डेफिनेट फ्रंट रनर्स हैरी केन को साइन करने के लिए। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज की थर्ड अपडेट पर, जो कि है आर्सेनल की तरफ से। और आर्सेनल ने डेक्लान राइस के पीछे इतना मगज मार लिया है कि वो अब 105 मिलियन, जो कि ब्रिटिश साइनिंग रिकॉर्ड है, वो अब फेंकने के लिए तैयार हैं डेक्लान राइस के लिए। और देखो, ये चीज तो बहुत समय से पिछले मतलब आई थिंक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से चलती आ रही है कि आर्सेनल इंटरेस्टेड है डेक्लान राइस को साइन करने के लिए। और ऐसे में अगर पर्सनल टर्म्स की बात करोगे डेक्लान राइस से, तो वो कोई मैटर ही नहीं है, वो कोई मसला ही नहीं है। द थिंग इज, रोड़ा बन रही है वेस्ट हैम, और वेस्ट हैम की जो टोटल जो अमाउंट थी जो वो डिमांड कर रहे थे, वो थी 100 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, तभी हैमर गिरेगी। तो ऐसे में 105 मिलियन की बिड, जो कि ब्रिटिश रिकॉर्ड है, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, वो अब आर्सेनल फेंकने को तैयार है। और ऐसे में जूरियन टिम्बर वाली कहानी तो आर्सेनल की थी ही, 100 मिलियन उन्होंने ऑलरेडी फेंक रखे हैं और ऐसे में 105 मिलियन ऑल टुगेदर इन्होंने फेंक दिया डेक्लान राइस के लिए। तो अगर डेक्लान राइस आता है तो 205 मिलियन अभी तक आर्सेनल फेंक चुकी होगी अपने ट्रांसफर मार्केट इश्यूज में। और ऐसे में डेक्लान राइस इज मच बेटर फॉर आर्सेनल, मच बेटर बूस्ट। तो डेक्लान राइस के पीछे डेफिनेटली आर्सेनल जा रही है। और द थिंग इज, डेक्लान राइस के पीछे अकेली आर्सेनल नहीं है, मैन सिटी भी है रेस में। बट द थिंग इज, मैन सिटी अभी तक 95 मिलियन की ही बिड पर अटकी हुई है और सेकंड बिड है वो मैन सिटी की तरफ से नहीं आई है। आने की वो डाल सकते हैं 105 मिलियन, 110 मिलियन, सिटी के लिए फेंकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट एट करेंट अगर सिनारियो की तुम बात करोगे तो वेस्ट हैम डेफिनेटली आर्सेनल को मच बेटर ऑप्शन मान रही है। और शायद अब ये चीज थोड़ी सी कंफर्म होती हुई दिख रही है कि डेक्लान राइस तुम्हें नेक्स्ट सीजन आर्सेनल में खेलते हुए दिखेंगे, जो कि खुद में ही बहुत बड़ी न्यूज है। और
अगर तुम आर्सेनल फैन हो तो डेफिनेटली तुम डेक्लान राइस जैसे प्लेयर को अपनी टीम में खेलते हुए देखना चाहोगे, अगर तुम अगले सीजन टाइटल के लिए चार्ज करना चाहते हो। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के फोर्थ अपडेट पर, जो कि है एम्बापे को लेकर। और देखो, एम्बापे को लेकर पीएसजी और रियल मैड्रिड बहुत बड़े कंफ्यूजन में अटकी हुई है। सबसे पहले तो ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हिसाब किताब है, सबसे पहले तो पीएसजी इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि वो साला एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करेंगे, अपने फ्यूचर अप्रोच के बारे में सोचे कि करना क्या है, किस प्लेयर को साइन करना है। बिकॉज द थिंग इज, अगर एम्बापे का मसला वो सॉल्व नहीं करते हैं, एम्बापे निकलेगा, देन अगेन पीएसजी का जो नया कैप्टन होगा वो हो सकता है नेमार हो। बट द थिंग इज, नेमार को भी ये बेचना चाहते हैं, तो ऐसे में इतने बड़े टर्मोइल में फंस रखी है पीएसजी। और अगर तुम पीएसजी के पर्सपेक्टिव से बात करो तो वो कोई भी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ले ही नहीं पा रहे कि उनको साइन आखिर करना किसको। और ऐसे में जो तीसरा जो सबसे बड़ा नाम जो छोड़ने का बात था वो था मार्को वेराटी का। और मार्को वेराटी को लेकर अगर पीएसजी के अगर खेमे की बात करो ना, चाहे तुम लुइस कैंपोस की बात करो या नसर अल खिलाफी की बात करो, तो लुइस कैंपोस इतना तो कंफर्म है कि वो मानता है कि मार्को वेराटी को छोड़ देना चाहिए। बट नसर अल खिलाफी मानता है कि मार्को वेराटी बहुत अच्छा प्लेयर है। तो ऐसे में मार्को वेराटी पर के फ्यूचर पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। और ये चीज और ज्यादा इंप्लीमेंट करती है इस पॉइंट को कि एम्बापे का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि पीएसजी यहां से कहां जा रही है। तो ऐसे में अगला जो 1-2 हफ्ता होगा वो एम्बापे के लिए डेफिनेटली डिसाइडिंग होगा, और टू बी ऑनेस्ट पीएसजी के लिए ज्यादा डिसाइडिंग होगा। और ऐसे में रियल मैड्रिड अभी कहां पीछे रह जाएगी, रियल मैड्रिड अभी और ज्यादा कंफ्यूज है इस पूरे मुद्दे को लेकर। द थिंग इज कि हमारे पास कोई ढंग का प्लेयर नहीं है स्ट्राइकिंग यूनिट में। अगर तुम विनीशियस रोड्रिगो को हटा दो यार, वो ऑलरेडी है टीम में, लेकिन हम लोग को साइन तो करना पड़ेगा ना एक नई नंबर। और ऐसे में एम्बापे का ये जो पूरा मसला है ये और ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आखिर मार्केट में हम लोग साइन करें किसको। और हैरी केन का जो मसला है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बायर्न अब फ्रंट रनर्स है। तो ऐसे में जब तक एम्बापे का मसला सॉल्व नहीं होता है, रियल मैड्रिड भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकती है। तो इसलिए इस मसले को जितना जल्दी हो सके सुलझाना ज़्यादा ज़रूरी है। द थिंग इज, नए प्लेयर्स तभी हम साइन कर पाएंगे। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी, साइनिंग आउट।